Yes. So students, let's start next chapter of history, chapter number 3, a very interesting chapter about the Delhi Sultan. यानी दिल्ली में किन किन लोगों ने, किन किन रूलर्स ने राज किया है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम तो सेकंड चैप्टर का हमारा recap करते हैं। In the last chapter we have discussed about so many kingdoms, so many dynasties like Rashtrakuta, मैम आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। यस मैम, और आपकी आवाज डबल आ रही है। डबल आ रही है, कट कट के आ रही है। now my voice is clear, is it clear to everybody? क्या भी आवाज? यस मैम, यस मैम, यस मैम, Okay. Yes, ma'am. Okay. So before starting the chapter number 3, the Delhi Sultans, let's recap about chapter number 2, जो भी हमने पढ़ा, जिसमें we have discussed about so many dynasties and so many kingdoms, so many rulers we have discussed. But in the last chapter, आपने notice किया होगा, we haven't heard about any of the kingdom with the capital as Delhi. यानी हमने इतने सारे किंगडम्स पढ़े, लेकिन एक भी किंगडम हमने ऐसा नहीं पढ़ा जहाँ पे दिल्ली किसी की कैपिटल हो। ठीक है, क्यों? Why? Because Delhi becomes an important city just before after 12th century. यानी जो दिल्ली एक प्रॉस्पेरस सिटी के रूप में, एक कमर्शियल सेंटर के रूप में 12th सेंचुरी के बाद में ही उभर कर आया। लोगों ने उसकी वैल्यू पहचानी कि दिल्ली में क्या इंपॉर्टेंस है, दिल्ली की रूलर्स ने उसकी वैल्यू पहचानी, और जो भी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी थी, उसका जो टाइम पीरियड था दैट इज फ्रॉम 700 to 1200 AD. And in this chapter, chapter number 3, we will discuss about the time period from 1200 to 1500 AD. यानी दोनों जो भी चीज चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, दे आर अ चेन, वो चेन की फॉर्म में है, एक के साथ दूसरा चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ओके, तो दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हमने जिस टाइम पीरियड की बात की थी, दैट इज फ्रॉम 700 to 1200 AD. And AD means after death of the Jesus Christ. Okay, and in the third chapter we will discuss start reading the time period from 1200 to 1500 AD. ओके, जो दिल्ली जो एज अ कैपिटल जो है, एक प्रॉस्पेरस सिटी के रूप में या फिर एक कमर्शियल सेंटर के रूप में 12th सेंचुरी के बाद में उभर कर आया। यानी लोगों ने उसकी वैल्यू जो है या उसकी जो इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं, वो कब पहचानी? आफ्टर द 12th सेंचुरी। अंडरस्टूड दिस थिंग? So in this chapter we will start reading about the importance of Delhi and the sultans who have ruled over Delhi for so many years. बहुत सालों तक दिल्ली पे जो है किन किन सुल्तान ने राज किया था, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिल्ली इज इम्पोर्टेंट? दिल्ली में ऐसा क्या था कि सिर्फ दिल्ली को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? बाकी भी तो अदर सब कॉन्टिनेंट में काफी सारे किंगडम्स थे, काफी सारे रीजन थे। तो व्हाट इज द रीजन? एनीबॉडी कैन टेल? कोई बताएगा इसका आंसर? मैम वो प्रॉस्परस हो सकता है। ओके, ठीक है, प्रॉस्पेरस सिटी इट वाज। एनी मैम, आंसर? मैम आई कैन टेल। यस चिराग। हाँ मैम, because the rulers of Delhi were very rich and they prepared many monuments. मॉन्यूमेंट तो वो तो बेटा तब आया ना जब उन्हें दिल्ली का वैल्यू पता चला, तब जाके रूलर्स वहां पे आए, उन्होंने वहां पे It is the middle of the India. Ma'am,
because it is the middle of the India, so it is easy to rule from there. Yes, to explore their parts. Okay. Yes, very good, Kumod and Ritik. So first of all, in the last chapter also we have discussed about some dynasties and some kingdoms, right? हमने वहां पे ये देखा था, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लास्ट चैप्टर में, तो हमने कन्नौज के बारे में पढ़ा था. तो कन्नौज पे ट्रिपटाइट स्ट्रगल जो था, व्हाई देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दीस थ्री पार्टीज, जस्ट बिकॉज कन्नौज वाज द प्रोस्पेरस city or region. Why it was a prosperous city? Because it was on the bank of the river. ओके. तो जो एशियन टाइम था, वहां पे जो रूलर्स थे उस टाइम पे, उनका जो नेचुरल द रूलर्स वांट देयर किंगडम नियर एनी वाटर बॉडी. कोई भी रिवर है उसके बैंक्स में मोस्टली अपने किंगडम सेटअप किए जाते थे, ताकि वहां से जो उनकी प्रजा है, जो भी उनके सब्जेक्ट्स है, उन तक इजीली फैसिलिटी वो अवेलेबल करवा सके. क्योंकि उस टाइम जो ट्रेडिशनल मेथड था, हम कह सकते हैं वाटर का, या फिर वाटर सिर्फ इन रिवर्स में या लेक्स जो पॉन्ड्स है, इन्हीं में अवेलेबल होता था. एंड व्हाट, एज यू ऑल नो दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन ऑल्सो. हर एक्टिविटी में वाटर की जरूरत होती है. ठीक है. तो इसीलिए दिल्ली, जो दिल्ली है सिटी, वो भी इंपॉर्टेंट हो गई. व्हाई? बिकॉज इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. यानी यमुना रिवर के बैंक्स पे जो दिल्ली है पूरा, वो बसा हुआ है. ओके. तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी जस्ट लाइक एग्रीकल्चर है वो अच्छा होगा, वहां पे इरिगेशन के लिए लोगों को दिक्कत नहीं आएगी. दैट इज द रीजन व्हाई दिस दिल्ली बिकेम द प्रॉस्पेरस सिटी. ठीक है. प्रॉस्पेरस बनने लगा. आसपास के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, दे स्टार्टेड विजिटिंग इन दी दिल्ली, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग ओवर देयर. वहां पे उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. वहां पे कई जो जैन थे मर्चेंट, जैन मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने वहां टेम्पल्स बनाए, काफी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए. वहां पे जो कॉइन मिंटिंग होती थी, इन सब की चीजों के बारे में हम डिस्कस करें. सो दीज वर फ्यू रीजंस व्हाई दिस दिल्ली बिकम द, वी कैन से द सेंटर और बिकेम द प्रॉस्पेरस सिटी. ठीक है. बिल्कुल सेंटर बन चुका था ये जो रूलर्स के लिए. The rulers wanted to occupy this area or to control over this, just like we have studied about Kannauj in the last chapter. Okay, so these were few things about Delhi city. Now let's start with the chapter. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. यानी chapter 2 में हमने पढ़ा था, जो कावेरी डेल्टा के आसपास जो किंगडम्स थे, they became large and they were prosperous as compared to the other kingdoms. Okay, इनके reasons we have discussed in the last chapter also, and today also we have discussed. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? यानी second chapter जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री का, उसमें एक भी किंगडम हमने ऐसा नहीं पढ़ा जिसकी कैपिटल क्या हो, दिल्ली हो. Why? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. यानी दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 12th सेंचुरी से. ओके. और जो सेकंड चैप्टर में हमने जितने भी किंगडम्स पढ़े, जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी, दे वर फ्रॉम 700 टू 1200 एडी. उस टाइम पीरियड के बारे में हमने वहां पे पढ़ा. ओके. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajput, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chamas. Now here, from here, the ruling of the Delhi or ruling over the Delhi started. From where? सबसे पहले जो दिल्ली है, यहाँ से हम देखते हैं दिल्ली पे किनका राज हुआ, किन्होंने रूलिंग स्टार्ट की, तोमर्स. ठीक है. जो तोमर राजपूत हुआ करते थे, दे फर्स्ट सेटअप दिल्ली एज देयर कैपिटल ऑफ देयर किंगडम. और अपनी किंगडम की कैपिटल उन्होंने क्या घोषित की, दिल्ली. ओके. नेक्स्ट क्या हुआ, जो चौहान थे, जिनके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, जिनको हम चाहमांस भी बोलते हैं, दे डिफीटेड दीज तोमर राजपूत. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. म्यूट हो गया. Yes.
sorry for the disturbance. Yes. So just after the Tomar Rajput को किन्होंने defeat किया? Chauhans. Now Chauhans were the rulers of which area? Chauhans Ma'am, कहाँ के Delhi. rulers? What, Chirag? Ma'am, Delhi. Anybody? No. Delhi मैम में तो अजमेर। Yes, very good. They were the rulers of अजमेर. अजमेर के रूलर्स थे वो. ठीक है. तो फिर क्या हुआ? चौहान्स ने तोमर राजपूत को डिफीट किया एंड दे बिकम द रूलर्स ऑफ दिल्ली नाउ. नेक्स्टली व्हाट हैपेंड आफ्टर दीज चौहान्स? क्या हुआ उसके बाद? It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. This is the important line. Please underline this in your textbook. क्या हुआ कि तोमर्स और चौहान्स का जो टाइम पीरियड था, इसके टाइम पीरियड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि टेबल नंबर 1 में गिवन है. तो इनके टाइम पीरियड में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके राज में क्या हुआ, जो दिल्ली है, इट बिकेम ए कॉमर्शियल और इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. यानी यहाँ पर ट्रेडिंग होने लगी, यहाँ पे मर्चेंट्स ने विजिट किया, यहाँ पे आसपास के लोग आके रहने लगे, और जैसे ही लोग वहां पे रहेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी ट्रेडिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड थिंग्स. ओके, तो इन देयर टाइम पीरियड, यानी इनके टाइम पीरियड में या इनके राज में क्या हुआ, दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. यानी इनके टाइम पीरियड में कई सारे जो जैन मर्चेंट्स है, मर्चेंट मींस आप ये समझ सकते हो, आज के टाइम पे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एशियन टाइम में मर्चेंट्स कहते थे, जो ट्रेडर्स थे. ठीक है, जो अपना सामान है वो दूसरी जगह जाके, दूसरे रीजन्स में जाकर लोगों को बेचा करते थे. ओके, तो जो जैन मर्चेंट्स हैं वो इस सिटी में आकर रहे. उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए यहाँ पे. कॉइन मिंटेड हेयर. मिंटेड मीन्स आप कह सकते हो कि जो सिक्के ढालना होता है, मतलब सिक्के जहाँ बनाए जाते हैं. तो दिल्ली वो सिटी थी जहां पर सिक्के भी बनाए जाते थे, और इन सिक्कों का जो कॉइन्स है इनका नाम था दहलीवाल. हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और ये उस टाइम बहुत ज्यादा एरिया में जो थे सर्कुलेटेड थे ये कॉइन. ठीक है, तो जितने ज्यादा एरिया में सर्कुलेटेड होंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा उनको कॉइन्स बनाने पड़ेंगे. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट, एंड वी कैन से दिल्ली की जो लोकेशन है, इट्स जस्ट लाइक द ह्यूमन हार्ट. जैसे ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट की क्या पोजीशन होती है, जस्ट लाइक दैट हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें दिल्ली की लोकेशन है. इसीलिए जितने भी रूलर्स थे या जितने भी आसपास का जो एरिया था वो सब चाहते थे कि क्या करें, हम दिल्ली पर अपना कंट्रोल करें. तो सबसे पहले रूलिंग कहां से स्टार्ट हुई? फ्रॉम द तोमर राजपूत, एंड आफ्टर देम चौहान्स डिफीटेड देम एंड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट इज द transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. यानी क्या, अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे दिल्ली क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी उसमें चेंजेस आ रहे हैं काफी सारे. ठीक है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल. अब दिल्ली क्या बनने जा रही है, एक सिटी से कैपिटल बनने जा रही है. कैपिटल इसलिए क्योंकि वहां पे हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होना शुरू हो गई थी. वहां पे टेम्पल्स बन रहे हैं, वहां मर्चेंट्स आ रहे हैं, वहां ट्रेडर्स हैं. ठीक है, वहां कॉइन्स मिंट हो रहे हैं. वहां पे जो सिटी है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग छोटे छोटे अपनी जो सिटीज हैं वो बनाते जा रहे हैं. जो रूलर्स हैं दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीजन, वो भी अपने रीजन को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं. So now the capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Now जो दिल्ली सुल्तान थे उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग रूलिंग ओवर दी दिल्ली फ्रॉम दी 13th century. जैसे ही 13th century की बिगिनिंग होती है वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. यानी ऐसी 5 dynasties. Where is table number 1? You can see on the next page. Here it is. तो यहाँ पे ये सारे रूलर्स गिवन हैं, जितने भी रूलर्स थे who ruled over Delhi, their according to their time periods and their dynasties they belong, their names also, ये सब यहाँ पर given है table number 1. Okay. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. यानी दिल्ली सुल्तान जो थे इनके टाइम पीरियड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ दिल्ली का. उन्होंने काफी सारी सिटीज सेटअप की वहां पे, तभी जाके आज जो दिल्ली जिसको हम देख रहे हैं वो एक इस तरह से प्रॉस्पेरस सिटी और कॉमर्शियल सेंटर के रूप में आज हम लोग उसको
देख पा रहे हैं। तो लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली। दिल्ली एक कुहन, कुहना, सीरी, जहांपना, यानी ये सब सिटीज के नाम हैं जो कि दिल्ली सुल्तान ने सेटअप की थी इन दी दिल्ली व्हेन दे आर रूलिंग ओवर दिल्ली। तो you can see here in the map also selected sultanate cities of Delhi 13th and 14th century, यानी 13th और 14th सेंचुरी के आसपास जो भी दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पे सिटीज को बसाया था उनके नाम यहाँ पे गिवन है। कुछ ये लिखे हुए हैं नाम, दिल्ली एक कुन्हा, सीरी एंड जहांपना। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस हु रूल्ड ओवर दिल्ली, यानी दिल्ली पर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे कि किसने कब रूल किया। ओके, यस, तो फर्स्टली राजपूत डायनेस्टी। तो सबसे पहले हमने जैसा पढ़ा तो तोमर डायनेस्टी थी, उन्होंने राज किया यहाँ पर। दे रूल्ड वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिल्ली इन द अर्ली 12th सेंचुरी 1165। इस टाइम पीरियड में तोमर्स का यहाँ पर क्या था, रूल था या इनका राज था। अब तोमर राजपूत में भी कौन पर्टिकुलर रूलर थे, इनका नाम हमें दिया हुआ है अनंगपाल, इन्होंने यहाँ पर राज किया। ठीक है, तोमर डायनेस्टी से। नेक्स्ट, तोमर्स को किसने डिफीट किया? ऑब्वियसली चौहान फ्रॉम दी अजमेर, दे बिलोंग टू अजमेर रीजन, और इन्होंने कहां से कहां तक अपना रूल किया? दैट इज फ्रॉम 1165 टू 1192। ओके, ये इनका रूलिंग पीरियड है कि कब से कब तक चौहान ने यहाँ पे राज किया। तो पृथ्वीराज चौहान जो सबसे हम कह सकते हैं कि पावरफुल रूलर थे, दे रूल्ड ओवर, ही रूल्ड ओवर दिल्ली। ओके, और इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरह से मोहम्मद गौरी ने आके यहाँ पर क्या किया। फिर दे डिक्लेयर्ड, he declared war over पृथ्वीराज चौहान एंड 2 wars took there, 2 तरह की वॉर्स हुई थी, 2 बार वॉर हुई दिल्ली पर, जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं, या तराइन फर्स्ट वॉर एंड तराइन सेकंड बैटल, बैटल ऑफ तराइन। तो जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे रूल कर रहे थे उस टाइम कौन आया? मोहम्मद गौरी गजनी से आया टू कलेक्ट दी वॉरफेयर फ्रॉम दी दिल्ली। उसे पता था कि दिल्ली एक प्रॉस्पेरस सिटी है, वहां जाके उसे बहुत पैसा मिलेगा, वो जो वहाँ के टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी हम कह सकते हैं कि जितनी भी कैपिटल वहां पे है, जितनी भी प्रॉस्पेरस सिटी है। ऑब्वियसली हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गौरी किस लिए अटैक करता था? जस्ट टू कलेक्ट देयर जो जितना भी वहां पे पैसा है सब ले जाके कहा, जो अपनी जो कैपिटल थी गजनी, जो कहाँ थी? अफगानिस्तान। तो इसका मेन मोटिव ये था कि बस अटैक करो, वॉर डिक्लेयर करो, वहां से जितना भी पैसा मिलेगा उसे लेके आओ और अपनी जो कैपिटल है गजनी, वहां पर उसे डेवलपमेंट के लिए यूज करो। तो बेसिकली ये आइडिया था मोहम्मद गौरी का। तो जब सेकंड बैटल हुआ था तराइन का, तो इन दैट पृथ्वीराज चौहान इज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। सेकंड बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए थे मोहम्मद गौरी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दिल्ली पे किसका राज होगा? ऑब्वियसली मोहम्मद गौरी का। बट मोहम्मद गौरी जो था, जैसा अभी हमने बताया, वो दिल्ली पर राज करने पे या रूल करने पे इंटरेस्टेड नहीं था। उसका बस ये मोटिव था कि वो यहाँ से सारा पैसा, सारे टेम्पल्स वगैरह तुड़वा के, जितने भी स्कल्पचर्स वगैरह था, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे कि वो अपनी कैपिटल का डेवलपमेंट कर सके, वो यहाँ से कलेक्ट करके ले गया ना। अब अगर उसने दिल्ली के रूलर को डिफीट किया है तो ऑब्वियसली दिल्ली पे किसी ना किसी का रूल होगा। तो क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी था उसका एक स्लेव था, स्लेव यानी उसका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, या हम कह सकते हैं उसका एक जनरल था उसकी आर्म फोर्स में। तो मोहम्मद गौरी ने ये कहा कि मैं तो गजनी पर राज करूंगा। यस, उसको पागल राजा भी कहते थे ना? क्या कहते थे? पागल राजा। किसको कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा क्यों? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहा जाता था बेटा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, इन उसने सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। था। यस, तो क्या हुआ, अब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया, लेकिन उसने जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर रूल नहीं किया। तो किसने रूल किया? उसने अपने जो जनरल है उसको उस एरिया का क्या बनाया? रूलर बनाया, और वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कहा कि तुम अब दिल्ली जो है रीजन, इसको तुम संभालो, मैं गजनी पर ही रूल करूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ से था?
स्टूडेंट्स प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक्स, माइक ऑन मत कीजिए अपना, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। यस, तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कोई रूलर नहीं था, वो जो अलाउद सॉरी मोहम्मद गौरी है उसका एक जनरल था, एक स्लेव था, जिसको मोहम्मद गौरी जो है टर्की से खरीद के लाया था। ओके, उस टाइम पे ये आप जानते हो इस तरह के एक्टिविटीज काफी ज्यादा थी, स्लेव्स को या जो भी नौकर हुआ करते थे उनको खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने जब उस पे अटैक किया तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका रूलर बना दिया गया कि अब तुम इसको संभालोगे, या इसका जो भी राजपाट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यू विल हैंडल। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पे इसको संभाला। जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ हुई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। उसने कहा कि नाउ आई विल बिकम द रूलर ऑफ द दिल्ली। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को रूलर घोषित कर दिया, जो कि कहां से बिलोंग करता था, टर्की से, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो टर्किश लैंग्वेज बोलता था। कौन सी लैंग्वेज बोलता था, टर्किश लैंग्वेज। इसीलिए ये जो रूलर्स हैं इनका नाम दिया गया अर्ली टर्किश रूलर। समझ में आया कि ये टर्किश वर्ड कहां से आया, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग्स टू टर्की। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है मैम वॉइस इज कमिंग। मेरे सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का। आप अपने डिवाइसेस की वॉल्यूम जो है उसे फुल कर लीजिए so that you can hear me properly. So that is why this Turkish dynasty is also known as Turkish slave dynasty. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टर्किश स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इनिशियली अ स्लेव। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको यहाँ का गवर्नर घोषित किया गया वो क्या था, स्लेव था। That is why this is known as Turkish slave dynasty. Understood? Okay. Now, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब उसकी डेथ हुई, then his son became the next ruler. तो कौन था नेक्स्ट, उसका जो बेटा था इल्तुतमिश, इसने यहाँ पे रूल किया। Then after इल्तुतमिश, very big historical change comes in the Delhi Sultanate. That is now Razia, who is the daughter of इल्तुतमिश। यानी रजिया खान जो थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, उसने दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली है उस पर रूल करना शुरू किया। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हम कह सकते हैं कि एकदम सडन चेंज हुआ। इस चीज को कोई भी वहां एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि एक जो वुमेन है वो किस तरह से रूल कर सकती है। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट रजिया आल्सो इन द अपकमिंग टॉपिक्स। नेक्स्ट इज गियासुद्दीन बलबन। तो ये थे राजपूत डायनेस्टीज में सबसे पहले तोमर्स थे, नेक्स्ट चौहान, और फिर आई अर्ली टर्किश रूलर्स। टर्किश रूलर्स में थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। स्पेशली आपको डायनेस्टीज का सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी है, देन टर्किश रूलर, देन आता है खलजी डायनेस्टी। ओके, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए। इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है, यू कैन रिमेम्बर फ्यू नेम्स ओनली, कुछ नाम तो जरूर आपको याद होंगे। ठीक है, देन अर्ली टर्किश रूलर्स के बाद आती है खलजी डायनेस्टी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम या सबसे फेमस नेम जो आप हमेशा सुनते हैं दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी ने रूल किया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। देन आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी केम इनटू पावर, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो ये सब रूलर्स थे। नेक्स्ट इज सैयद डायनेस्टी, खिज्र खान एंड द लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी। ठीक है, तो ये डायनेस्टीज थी हु रूल्ड ओवर दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया, एंड देयर आर फ्यू नेम्स आल्सो गिवन ऑफ द रूलर्स। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। नाउ अब हम दिल्ली सुल्तान के बारे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हमें उनके बारे में पता चलेगा कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, हाउ दे कंट्रोल ओवर द किंगडम एंड सो मेनी थिंग्स। तो जस्ट फाइंडिंग, इफ वी ट्राई टू फाइंड अबाउट द दिल्ली सुल्तान, वी हैव टू नो अबाउट फ्यू थिंग्स दैट आर inscriptions, coins and architecture, जिनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। These are the important historical sources. Okay, इनके बारे में हम पूरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि inscriptions थे, coins थे, architecture था। They give very much information about the rulers or the dynasties they rule over that particular region. जिस भी डायनेस्टी ने वहां पे रूल किया है उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन तो हमें
इन्हीं चीजों से मिल जाती है। स्पेशली अब सबसे वैल्यूएबल चीज जो है वो क्या है, दैट आर तारीख और तवारीख। अब ये तारीख और तवारीख क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ बुक। ओके, सबसे ज्यादा हिस्ट्रीज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इन बुक्स में मिलती है। दीज वर रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। यानी दिल्ली सुल्तान की जो हम कह सकते हैं एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, पर्शियन। तो पर्शियन लैंग्वेज में इन बुक्स को लिखा जाता था। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रशस्तीज। ओके, प्रशस्तीज के बारे में हमने पढ़ा है। जस्ट लाइक दैट तारीख और तवारीख भी होती थी, जिसमें हिस्ट्रीज की बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरियंस को मिली। Okay, you can see the picture over here, A, B, C, and D. In the first picture, preparing the paper. The person who is, you can see in the first picture, is preparing the paper for writing a तवारीख। तवारीख लिखने के लिए ये जो आदमी है वो एक पेपर बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट इज yes, next picture in the B, you can see writing the text. Now this person is writing the tawarikh, the paper, he used the paper prepared by this person for writing the tawarikh। यानी जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में, उस टाइम की चीजें इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की। ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऑल द हिस्टोरिकल थिंग्स ही हैव दे मेंशन्ड इन दिस tawarikh। Next is C, melting gold to highlighting important words and passages. Now थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है, गोल्ड जो है उसे मेल्ट किया जा रहा है सो दैट दे कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन दी तवारीख। जो भी तवारीख, यस मैम दे मतलब उस समय इतना ज्यादा गोल्ड होता था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट में भी गोल्ड यूज करते थे। बिल्कुल, आपने नहीं सुना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? यस मैम। हाँ, तो बस वही रीजन है, इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वेजन हुआ। अदर जो लोग थे, जो रूलर्स थे, इसीलिए वो इंडिया में आना चाहते थे। मोहम्मद गौरी के पास कोई कमी नहीं थी, ही हैज अ वेरी डेवलप्ड कैपिटल, बट स्टिल ही वांट्स टू एक्सप्लोर, ही वांट्स मोर डेवलपमेंट बिकॉज ही कैन, वो जानता था कि जो इंडिया है वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट और असेंशियल चीजें उसे मिले, जिससे कि वो अपनी कैपिटल को और ज्यादा डेवलप कर सकता है। ओके, तो उसका एक ही मोटिव रहता था कि वहां पे वॉर डिक्लेयर करो, वहां पे जितना भी अच्छा सामान है या यूं कहें कि इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो अपनी कैपिटल में जाके डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज करता था। नाउ इन द फोर्थ पिक्चर, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, यानी अब जितने भी पेपर्स लिखे गए हैं उसको बाइंड अप किया जा रहा है सो दैट उसको एक तवारीख का फॉर्म दिया जा सके। ओके, so these were the 4 stages in the making of manuscripts, or we can say tawarikh also, जिसे तवारीख कहा जाता था basically। The author of tawarikh were learned man। अब तवारीख लिखते कौन थे? This is the important thing। Secretaries, administrators, poets and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule। So these were the authors। ये सब जो भी दिल्ली सल्तनत है उनकी सभी हिस्टोरिकल एंड एक्टिविटीज को, सभी इवेंट्स को एक तवारीख का फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करते थे रूलर्स को देते थे बाद में लिखे। जस्ट लाइक दी प्रशस्ति, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रशस्ति लिखी जाती थी लोगों के द्वारा इन दी प्रेज ऑफ दी रूलर। Now what is just rule? We have seen, we have read one word over here, that is just rule। What is the meaning of just rule? Try to find out it and we will discuss about